सुबह हो गई थी। प्रिया सो रही थी। फिर भी पुष्पा हॉल में बैठी थी और अखबार पढ़ रही थी। प्रिया, बहुत देर हो चुका है, सुबह हो गई है, उठो और जल्दी जाके मेरे लिए कॉफी बना के लेके आओ। वो बहुत जोर से चिल्लाई, पर फिर भी प्रिया आलसी जैसे सोई पड़ी रही। ये देखकर पुष्पा ने कहा, अरे इसे तो बिल्कुल डर नहीं है। वो दरवाजे के पास गई और देखी कि प्रिया तभी भी सो रही थी। थोड़ा सा भी डर नहीं है इसे, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यही सही समय है इसकी जान ले लेने का। पुष्पा धीरे धीरे प्रिया के पास गई। उसने पास में पड़े तकिया को लिया और उसके नाक पर रख के दबाने लगी। प्रिया सांस नहीं ले पा रही थी और उसने जोरों से पुष्पा को धक्का दिया। पुष्पा एक झटके में जाके नीचे गिरी। हे भगवान, क्या ये सपना था? मैंने सोचा ये सच है। मैं डर गई थी। मेरी किस्मत, मुझे इस तरह की सास मिली है जो मुझे अभी भी सोने नहीं देती, मेरे सपने में आती है। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा कि तब सुबह के 6 ही बज रहे थे। सुबह हो गई है, कुछ काम कर लेना अच्छा होगा, नहीं तो ये पुष्पा मेरे पीछे ही पड़ जाएगी और जान ले लेगी। वो जाकर घर की साफ सफाई करने लगी और उसके बाद रसोई में गई। इस बीच पुष्पा उठ के जाके हॉल में बैठ गई। प्रिया, मेरे लिए कॉफी ले आओ। ठीक है सासू माँ, लाती हूँ। प्रिया ने उन्हें कॉफी दिया। पुष्पा ने एक चुस्की लगाई और कहा, हाय, ये क्या कॉफी है, इतनी कम चीनी है इसमें। जाओ जाकर चीनी ले आओ। उन्होंने कॉफी का कप प्रिया को धरा दिया। प्रिया जाके उसमें चीनी मिलाई और फिर लाके पुष्पा को दी। पुष्पा ने उसे फिर एक चुस्की लगाई और कही, हे भगवान, तुम इतना चीनी मिला दी हो, मधुमेह हो जाएगा मेरा। जाओ थोड़ा दूध मिला कर ले आओ इसमें। कितना बार समझाऊं कैसे कॉफी बनाना है। फिर उसने वो कप उसे वापस दे दिया। इसमें जितना चीनी चाहिए उतना ही मिलाया है, पी कर तो देखिए। वही करो जो मैंने कहा है, मुझे मालूम है कैसे पीना चाहिए। जाओ दूध ले आओ। ये सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आया। चीनी नहीं, जहर मिला दूंगी ताकि मुझे इस सास से छुटकारा मिल जाए। मनी मन ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। ये सुनकर पुष्पा ने कहा, क्या बड़बड़ा रही हो? नहीं सासू माँ, कुछ भी नहीं। 1 मिनट में अभी ले आती हूँ। वो रसोई घर गई और कॉफी के कप में दूध मिलाकर पुष्पा को फिर से दे दी। तुम्हें कुछ अकल भी है? ये कॉफी मैं कैसे पीऊंगी? ये ठंडी हो चुकी है, जाओ उसे गर्म करके ले आओ। उन्होंने फिर से कॉफी का कप प्रिया को दे दिया। प्रिया को अब बहुत गुस्सा आया। उसने कॉफी को कुछ ज्यादा ही गर्म कर दिया। फिर वो मन ही मन बोलने लगी, ये सब जानबूझ के कर रही है, देखो मैं अभी क्या करती हूँ। उसने कॉफी को ज्यादा गर्म कर दिया और गिरने जैसा अभिनय करके गर्म कॉफी पुष्पा के मुंह पर गिरा दिया। पुष्पा जोरों से चिल्लाने लगी, हे भगवान, जल रहा है, जल रहा है, तुमने जानबूझ के किया है। अब मैं क्या करूं, बहुत जल रहा है। हाय भगवान, मैंने जानबूझ के नहीं किया सासू माँ, मेरे पैर फिसल गए थे, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये कहकर वो रसोई में चली गई। मैं अब बहुत खुश हूँ, आज के लिए काफी है, मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है। और परेशान करेंगी आप क्या? कुछ देर के बाद पुष्पा जाके अपने मुंह को ठंडे पानी से धो लिया। फिर पुष्पा ने कहा, ये सब प्रिया ने जानबूझ के किया है, मैं अभी उसे मजा चखाती हूँ। मन ही मन उसने एक तरकीब बनाई और प्रिया से कहा, प्रिया, देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है, जाके घर की सफाई करो। सुबह ही तो साफ किया था सासू माँ। कुछ भी साफ नहीं है, तुम आजकल आलसी बन गई हो। मैं बेकार ही तुम्हें खिला पिला रही हूँ। मेरे बेटे को आने दो घर, जाओ जाके अपना काम करो। अरे जाओ भी। वो इस तरह से प्रिया पे बिना मतलब का चीखती चिल्लाती थी। ये सुनकर प्रिया किचन में चली गई। मैं गुलामों की तरह उनके लिए काम करती हूँ, वो कैसे कह सकती है कि वो मुझे बेकारी खिला पिला रही है? वैसे भी आज मैं व्रत कर रही हूँ, उनसे भी व्रत करवा लेती हूँ। उस दिन उसने सारा खाना बर्बाद कर दिया। बाद में थोड़ा चक्कर देखा तो उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ।
वो खाना खाने लायक नहीं था, पर मनी मन वो बहुत खुश हुई और कहने लगी, कोई भी इस खाने को खाकर मर ही जाएगा। उसने उस पकवान को लाके डाइनिंग टेबल पे रख दिया। पुष्पा उस वक्त खाना खाने बैठी थी। तुम भी जाके खाना खा लो। आज मेरा व्रत है, आज शनिवार है ना, आप खाइए। पुष्पा ने खाना अपने थाली पर लिया और खाने लगी। जैसे ही उसने खाना खाना शुरू किया, उसने थूक दिया। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। तुमने इसमें क्या मिलाया है? खाते ही मेरा हाल जैसे मानो मरने जैसा हो गया हो। मुझे नहीं मालूम सासू माँ, जैसा बनाती हूँ वैसे ही बनाया था। पुष्पा कुछ कर नहीं पाई और उसने भी व्रत रख लिया। फिर पुष्पा सोचने लगी, इसने जानबूझ के किया है ताकि मैं व्रत करूं। मैं इसका बदला आज ही ले लूंगी। देखो मैं इसे कैसे मजा चखाती हूँ। बहुत फड़फड़ा रही है मेरे सामने। अब इसे पता चलेगा मैं आखिर में हूँ कैसी चीज। प्रिया कुछ काम के लिए बाहर गई। बिल्कुल उसी वक्त पुष्पा ने सीढ़ियों पर तेल लगा के रख दिया ताकि प्रिया फिसल कर वहां गिर जाए। वो इंतजार करने लगी कि कब प्रिया वापस आएगी और गिर जाएगी। मेम साहब, कोई है घर पे? हैदराबाद से एक पार्सल आया है। पुष्पा और प्रिया ये सुनते ही दोनों दौड़ के वहां आने लगे। पुष्पा भूल गई थी कि उसने सीढ़ियों पर तेल गिलाकर रखा है। दोनों ही फिसल कर गिर पड़े सीढ़ियों से। ये देखते ही वो व्यक्ति बहुत हंसने लगा। फिर पुष्पा ने कहा, बेटे ने ये मेरे लिए भेजा है, मुझे दे दो जल्दी से आके। नहीं नहीं, ये तोहफा मेरे पति ने मेरे लिए भेजा है, मुझे दे दो। फिर दोनों आपस में लड़ते रहे। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, आप दोनों सोच लो ये किसका पार्सल है, मैं इसे रख के जा रहा हूँ। उसने पार्सल वहीं रखा और चला गया। एक शाम जंगल के अंदर एक शैतान जख्मी होकर पड़ी थी। उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। मैं जख्मी हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर कोई आकर मुझे थोड़ा पानी दे दे तो अच्छा होगा। बिल्कुल उसी वक्त अपने खेत का काम खत्म करके गिरी गुनगुनाते हुए आ रहा था। शैतान ने उसे देखा आते हुए। लगता है कोई आ रहा है इस तरफ। मुझे शैतान के रूप में देख लेगा तो वो डर के भाग जाएगा और सहायता नहीं करेगा। फिर अचानक से एक बात उसके दिमाग में आई। मैं अपना भेष बदल सकती हूँ। शैतान तुरंत एक बैल में बदल गई और जंगल के झाड़ के पीछे चली गई। फिर वहां जाकर वो भैंस जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, सहायता करो, कोई है क्या? थोड़ी सहायता कर दो। जब गिरी ने उस चिल्लाने की आवाज को सुनी, गिरी आसपास पलट के देखने लगा। उसने देखा एक भैंस जिसके पैर सर पे काफी चोट लगी है, वो गिरी पड़ी है वहां पे। अरे तुम जख्मी कैसे हुए? देखकर लगता है तुम्हारा बहुत खून निकल गया है। किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? उस बैल के भेष में शैतान ने उसे झूठ कहा। जब मैं घास खा रही थी, एक जंगल से शिकारी आकर मुझे मारने की कोशिश करने लगा मेरी मीट की वजह से। जब मैं उसके हाथ से निकलकर भागने की कोशिश कर रही थी तो यहाँ आकर पहुंच गई। ये सुनकर गिरी ने कहा, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। फिर कुछ देर के बाद गिरी वापस लौटा जड़ी बूटियां लेकर और एक बर्तन में पानी ले आया पीने के लिए। तुम अगर ये जड़ी बूटी लगाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, समझे? फिर उसने जल्दी से उन जख्मों पर मरहम लगा दिया और उसे एक बर्तन में पानी दिया अपनी प्यास मिटाने के लिए। थोड़ी देर में उसके जख्मों में थोड़ा सा आराम होते ही वो खड़ा हो गया। तुम अब मुसीबत से बाहर हो। अब कुछ दिन में तुम आराम से चल फिर सकती हो। ये सुनकर भैंस ने कहा, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी ये सहायता कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम ना होते तो शायद मैं बहुत तकलीफ में होती। तुम अगर कुछ देर और यहाँ रहोगे तो शिकारी तुम्हें मार देंगे। तुम चलो मेरे साथ जब तक तुम पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ। ये सुनकर भैंस ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। वो भैंस और गिरी उसके घर आ गए। गिरी जिस घर में रहता था वो बहुत ही छोटा सा घर था।
वो देखकर भैंस मनी मन सोचने लगी। ये इंसान बहुत ही गरीब है, मुझे इसे सहायता करना चाहिए इसके भलाई के लिए। उस दिन के बाद से गिरी हर दिन उस भैंस के चोट लगे हुए जगह पर दवा लगा दिया करता था। भैंस को अच्छे से देखभाल करता था। धीरे धीरे वो शैतान के भेष में भैंस गिरी को बहुत स्नेह करने लगी। उसकी सेवा देखकर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन शाम के वक्त गिरी उसे घास खाने के लिए देकर अपने घर के अंदर चले गया सोने के लिए। कुछ देर के बाद वो भैंस एक शैतान में बदल गई और उसके सामने रखे हुए घास अच्छे अच्छे पकवान में बदल गए, जिसे वो बड़े संतुष्ट होकर खाई और सोचने लगी, अब मेरे सारे जख्मी जगह ठीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ। उसे मैं किस तरह से सहायता कर सकती हूँ? बिना बताए मुझे सहायता करनी होगी, नहीं तो मुझे इस रूप में देख के वो काफी डर जाएगा। शैतान ये सोचने लगी। हाँ, मैं उसे गोबर के अंदर सोने दूंगी। उसके बाद वो शैतान फिर से भैंस बन गई और अपने गोबर के अंदर सोने का सिक्का दे दी। अगले दिन गिरी जब आया गोबर उठाने के लिए, वो गोबर के अंदर सोने का सिक्का देखकर चौंक गया और सोचने लगा, गोबर के अंदर कैसे सोना आ सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, देखो तुम्हारे गोबर के अंदर सोने का सिक्का। ये देखकर भैंस ने ऐसे प्रतिक्रिया दी कि मानो उसे कुछ भी न पता हो इस बारे में। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरे गोबर के अंदर सोने का सिक्का मिला है? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये कैसे हुआ? चलो, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। गिरी उस पैसे को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इस तरह वो शैतान रोज उसके गोबर में एक सोने का सिक्का दिया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। धीरे धीरे गिरी बहुत अमीर इंसान हो उठा और उसके सारे कष्ट मिट गए। एक दिन गिरी उसके भैंस के पास आकर बोला, तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत कष्ट में था। अभी मैं बहुत अमीर व्यक्ति बन गया हूँ तुम्हारे सहायता से, और मैं 4 ऐसे इंसानों को और सहायता कर सकता हूँ अब। तुमने मुझे सहायता किया था, शायद इसीलिए ईश्वर ने मेरे द्वारा तुम्हें सहायता करवा रहे हैं। इस तरह कुछ दिन निकल गए। राजू और रवि ये बात देख रहे थे कि गिरी कैसे अमीर बनता जा रहा है। अरे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, गिरी दिन ब दिन कैसे अमीर इंसान बनते जा रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, दिन ब दिन ये कैसे अमीर बनता जा रहा है। जरूर उस भैंस की वजह से है। जब से वो घर में आई है तब से ये इंसान अमीर हो गया है। मतलब उस भैंस ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से गिरी अमीर बना है। आज हम पता लगाएंगे रात के वक्त। दूसरे दिन शाम के वक्त राजू और रवि छुप छुप के देख रहे थे गिरी भैंस के साथ क्या कर रहा है। इस बीच गिरी उस भैंस के पास आता है और भैंस के गोबर से सोने का सिक्का निकाल के ले जाता है। ये देखकर राजू और रवि चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसका मतलब हमने जो सोचा था वही सही है। मतलब ये भैंस सोने का रुपया दे रही है। ठीक है, आज रात हम इस भैंस को चुरा के ले जाएंगे। वो दोनों इस बारे में सोचे और रात के वक्त भैंस को चुराने के लिए आ गए। भैंस ये सारी चीजें चुपचाप देख रही थी। वो आकर दोनों मिलकर भैंस को जबरदस्ती रस्सी बांध के खींच के ले जाने की कोशिश करने लगे, पर वो शैतान के भेष में भैंस थोड़ी सी भी नहीं हिली अपनी जगह से। अरे बाप रे, कितनी जिद्दी है ये भैंस। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो एक छड़ी लेकर उसे बहुत जोरों से मारने लगे। वो शैतान के रूप में भैंस काफी गुस्से में आ गई और शैतान में बदल गई अचानक से। ये देखकर दोनों डर के मारे कांपना शुरू कर दिए। गिरी जब चिल्लाने की आवाज सुना, वो घर से बाहर निकल आया। देखा कि एक शैतान दोनों इंसान को पकड़ के जोरों से मार रही है। ये देखकर गिरी बहुत डर गया। जब वो 2 इंसान शैतान के हाथ से भागने में सफल हुए, गिरी उस शैतान के पास डर डर के गया। फिर शैतान के पास छुपाने लायक कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो सब कुछ खुल के बता दी। मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें पता चलता कि मैं एक शैतान हूँ, फिर तुम मुझे कभी सहायता नहीं करते। मुझे सहायता करने के लिए धन्यवाद। अब जब तुम्हें सारा सच पता चली गया है, मेरे लिए सही नहीं होगा यहाँ पर रहना।
अगर कभी तुम्हें सहायता की जरूरत हो तो मैं तुम्हें जरूर सहायता करूंगी। बस तुम मुझे एक बार बुला लेना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। इतनी सेवा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। ये सुनकर गिरी ने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा तुमने जो अच्छा काम मेरे लिए किया है। धन्यवाद। ये कहकर शैतान वहां से अदृश्य हो गई।